हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं इसकी ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए जिससे कि आप एक सीक्वेंस में देखते रहें। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस जो हैं ये आगे आने वाले एग्जाम जो है आपका एडवोकेट जनरल का या अपर पीसीएस का या यूपीएससी का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल तो 27 मार्च को 2022 में जो आपका एडवोकेट जनरल का पेपर है और 3 अप्रैल को जो आपका अपर पीसीएस का पेपर है, उत्तराखंड अपर पीसीएस का, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सभी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आ जाएं। स्टार्ट करने से पहले गैस बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यूट्यूब सारे नोटिफिकेशंस नहीं देता है ना। जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं सारे नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो सारे लेकिन अपडेट्स जितने भी होते हैं वो सारे चैनल पे ज़रूर होते हैं। लेट्स क्रैक इट का जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है उसको, वो बिल्कुल फ्री है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, तो देखते हैं कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आई थिंक 12 पेजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस पीडीएफ के। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स को 27 मार्च का जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं अगर वो उनको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑन अ नॉमिनल फ़ी। अगर किसी को नोट्स लेने हैं और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस को एक बार चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो फरवरी और मार्च यानी कि अराउंड यू हैव अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 1 आवर 2 मंथ्स आप कह सकते हो, है ना, 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स आप कह सकते हो कि आपके पास है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होगी वो, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। तो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का छात्र हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का छात्र हो, दोनों बच्चों के लिए, दोनों कैंडिडेट्स के लिए वो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। चाहे आप एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं और चाहे आप अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848 के साल देखते हैं कि 1830 से 1848 तक के साल में क्या हुआ। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि इटली में जो गुस्पी मेज़ीनी थे वो यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे थे, जिससे कि इटली को यूनाइट किया जा सके, इटली को एक करा जा सके। तो आगे चलते हैं, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस पढ़ते हैं। 1830 से लेकर 1848 के बीच में क्या हो रहा था। एज कंजर्वेटिव रिजीम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। देखिए कंजर्वेटिव रिजीम कौन सी थी? कंजर्वेटिव का मतलब वो था जो ये चाहते थे, जो रूढ़िवादी लोग थे वो चाहते थे कि ज़्यादा चेंजेस ना आए। नेपोलियन के बाद जो अपनी अलग अलग जो किंगडम्स बने हैं, अलग अलग जो नई नई मोनार्की आई हैं, वही सेटल रहे, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस ना हो। तो एज कंजर्वेटिव रिजीम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन्स। तो अब जो लिबरलिज्म था और नेशनलिज्म था, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, तो इसके वजह से कई सारे रीजन्स में यूरोप के, कई सारे देशों में यूरोप के क्या होने लगा, रिवॉल्यूशन होने लगा। जैसे इटली में रिवॉल्यूशन हुआ, जर्मनी में हुआ, है ना, ओटोमन एम्पायर में हुआ, आयरलैंड में हुआ, पोलैंड में हुआ। तो इन सब जगहों पर रिवॉल्यूशन होने लगा, क्रांति होने लगी। सब लोगों ने कहा कि हम यूनाइट होंगे एक दूसरे के साथ, और जितनी भी मोनार्की है हम उसको हटा देंगे और एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है अपने यहाँ स्टैब्लिश करेंगे। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स। तो ये जो आंदोलन चले इन सभी देशों में, इन सभी रीजन्स में, हालांकि आपको मैं बताऊं कि ये जो देश हैं ये उस टाइम पे देश नहीं हुआ करते थे, है ना। जैसे जिसको आज हम इटली बोलते हैं या फ्रांस बोलते हैं, या चलो फ्रांस तो बन चुका था उस टाइम तक आप कहो, या जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं, उस टाइम पे वो जर्मनी नहीं था। क्योंकि वो वहाँ पे क्या था, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जो जर्मनी था वो छोटे छोटे स्टेट्स का, किंगडम्स का आप कह सकते हो, एक तरीके से ग्रुप था। 39 स्टेट्स का ग्रुप था जो नेपोलियन ने बनाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था। तो दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए थे, उन्होंने इन रिवॉल्यूशंस को चलाया। अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। तो यानी कि जो स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क थे, मेंबर थे, और जो प्रोफेसर थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं को इतनी उनके अंदर ही इतनी आप कह सकते हो अवेकनेस आई थी कि वो जागे थे कि उनको जो है कि यूनाइट होना है। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई फ्रांस में जुलाई 1830 में। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815
वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। तो अब देखिए क्या हुआ, फ्रांस में 1789 से पहले बॉर्बन डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। तो 1789 के बाद वहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है, और रिवॉल्यूशन होने के बाद जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर एक नई गवर्नमेंट आ जाती है और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 जो है फ्रांस का बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद नेपोलियन आ गया वहाँ पे। नेपोलियन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, हालांकि उसने चलाए रखा और बाद में अपना नेपोलियन एक कोर्ट ले आया, लेकिन उसने वापस से मोनार्की सेटअप कर दी फ्रांस के अंदर। फिर 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है, तब नेपोलियन हार जाता है ना। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये हमने पढ़ लिया था कल कि इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन सब ने मिलकर उसको हरा दिया। हैब्सबर्ग एम्पायर ने, मेटरनिच ने मिलकर उन सबको हरा दिया नेपोलियन को। जब नेपोलियन हार गया तो अब 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, है ना, तो जब वो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ उसके बाद वापस से जो अलग अलग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी यूरोप में, उनको वापस से पावर में रिस्टोर कर दिया गया, वापस से लगा दिया गया। तो 1815 के बाद 1830 तक बॉर्बन किंग्स ने रूल किया, है ना। जो बॉर्बन डायनेस्टी 1789 से पहले रूल कर रही थी फ्रांस में, उसी बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से रूल करने के लिए 1815 में लगा दिया गया। तो 1815 से लेकर 1830 तक वापस से वहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी ने रूल किया। लेकिन 1830 में वहाँ पे क्रांति होती है लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, और ये वापस से कहाँ से शुरू होता है मामला, ये वापस से फ्रांस में ही शुरू होता है। उसके बाद जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको हटाया गया और लुई फिलिपी को, जो लुई फिलिप हैं, उनको जो है मोनार्क बनाया गया। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। ये पूछा जा सकता है आपसे कि when France sneezes, यानी जब फ्रांस को सर्दी लगती है या फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। यानी क्योंकि आप देखेंगे 1789 में जो पूरे यूरोप में क्रांति होनी शुरू हुई वो भी फ्रांस से शुरू हुई। 1830 में वापस से जो क्रांति होनी शुरू हुई वो वापस फ्रांस से हुई। तो मेटरनिच का ये कहना था, जो हैब्सबर्ग एम्पायर का रूलर था, उसका कहना ये था कि भी अगर फ्रांस छींकता है या फ्रांस में कुछ भी हलचल होती है तो पूरे यूरोप में उसकी लहर दौड़ती है या पूरे यूरोप में उसका असर होता है। तो ये वो इस लाइन से कहना चाह रहे हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि मेटरनिच, ये लाइन किसने कही थी, तो ये लाइन मेटरनिच ने कही थी। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स, ब्रुसेल्स में हुआ फिर, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। पहले बेल्जियम यानी कि जो ब्रुसेल्स था या बेल्जियम देश था, वो नीदरलैंड्स के किंगडम के साथ था। यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड्स अलग अलग दो देश नहीं थे, लेकिन नीदरलैंड्स में अलग एथनिसिटी के लोग थे, बेल्जियम में अलग एथनिसिटी के लोग थे, तो दोनों में तालमेल कुछ नहीं था। तो जब जुलाई रिवॉल्यूशन होता है 1830 के बाद, तो बेल्जियम के अंदर आवाज़ उठती है कि हमें नीदरलैंड से अलग होना है। तो उस टाइम पे नीदरलैंड्स ना होकर वो होलैंड कहा जाता था उसको। तो फिर क्या हुआ कि जब बेल्जियम में रिवॉल्यूशन हुआ तो बेल्जियम जो है नीदरलैंड से अलग हो गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। उसके बाद फिर आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो पूरे वहाँ पे फैली, वो किसके थ्रू फैली, ग्रीक का एक युद्ध हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। देखिए ग्रीक जो था या ग्रीस जो था कंट्री, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, जो एक इस्लामिक एम्पायर था। जो उसकी सीट थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल थी, यानी कि जो आज का इस्तांबुल है उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि टर्की के अंदर हुआ करता था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, यानी 1400 से लेके, जो 1400 वाले साल है 1450 1460, तब से लेके ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो 1821 में ग्रीक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने का एक जज्बा जागा कि हमें ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होना है। नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। तो जो ग्रीस के नेशनलिस्ट थे, जो ग्रीस के राष्ट्रवादी लोग थे, जो ग्रीस के अंदर रह रहे थे, उनको सपोर्ट किससे मिलना शुरू हुआ, उनको सपोर्ट उन लोगों से मिलना शुरू हुआ जिसको ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस से बाहर भेज दिया था। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के जब अंडर ग्रीस था और ग्रीस में से लोग जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बोलते थे, तो ऑटोमन एम्पायर के जो बादशाह थे या किंग हुआ करते थे उस टाइम पे, वो जो लोग उनके खिलाफ हुआ करते थे, या तो उनको मार दिया जाता था या उनको देश से किसी दूसरे देश में निकाल दिया जाता था, भेज दिया जाता था। तो ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। यानी कि कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज थे जिनको सिंपैथी थी किससे, जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर था, जो पुराना ग्रीक कल्चर था, उससे जिनको सिंपैथी थी, वो भी ग्रीस की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। पोएट्स, आर्टिस्ट्स लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो देखिए ग्रीस को पोएट्स ने, कवियों ने, यानी कि आर्टिस्ट्स ने, इन्होंने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना कहा कि भाई यहाँ पे पालना था, एक तरीके से ये पालना है, यहीं से स्टार्ट हुआ है पूरे यूरोप की सिविलाइजेशन।
एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। क्योंकि ये पूरा क्रिश्चियनिटी पे डिपेंड करता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, और बाकी जो ओटोमन एम्पायर था वो एक इस्लामिक कंट्री, एक इस्लामिक एम्पायर था। तो जो मुस्लिम एम्पायर है या इस्लामिक एम्पायर है तो इससे अलग होना चाह रहा था ग्रीस। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट इन फाइट टू इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 में इनकी डेथ हो जाती है लॉर्ड बायरन की। ये इंग्लिश पोएट थे और इन्होंने फंड्स भी इकट्ठे करे जिससे कि ये वॉर में जा सकें, इसके लिए, ग्रीस के लिए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल में ट्रीटी हुई 1832 की, जिससे कह दिया गया कि ग्रीस जो है आज़ाद हो गया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रीस जो है वो किस ट्रीटी से आज़ाद हुआ? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। और ग्रीस जो है वो किस साल आज़ाद हुआ? 1832, है ना। दो तरह से सवाल बन सकते हैं इसमें कि 1832 से, या ये भी सवाल बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट आता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? रोमांटिक का मतलब है कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से प्यार करने लगते हैं, आपका उसकी तरफ अफेक्शन होता है, तो उसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो अगर आप अपने देश से इतना प्यार करने लगे कि एक रोमांटिक इमेजिनेशन हो जाए लोगों के अंदर और एक नेशनल फीलिंग आ जाए, यानी कि राष्ट्र की एक भावना आने लगे लोगों को, तो उस चीज़ को पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखिए नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं आएगी कि सिर्फ हमें युद्ध लड़ने हैं या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, यानी कि टेरिटरीज को बढ़ाना है। सिर्फ वो राष्ट्रवाद नहीं होता। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। सिंपल सी बात है, जो कल्चर है वहाँ की, यानी कि जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वो चीज़ जो है वो किसी देश को देश बनाने में मदद करती है, किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में मदद करती है। अगर भारत को एक राष्ट्र कहा जाता है तो क्यों राष्ट्र कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि भारत में इतनी विविधताएं हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी भारत एक यूनाइट है। वो अलग बात है किसी भी तरह से हम यूनाइट हो, चाहे संविधान के थ्रू यूनाइट हो, चाहे किसी भी तरह से यूनाइट हो, लेकिन यूनाइट तो है ना, एकीकृत तो है हमारा सिस्टम। तो कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। यानी कि जो आर्ट है, कला हुई, वहाँ पे पोइट्री हुई यानी कि कविता जो होती है, स्टोरीज हुई, कहानियाँ, म्यूज़िक हुआ, तो ये जो है पूरे देश को बांधने की कोशिश करती है कि जिससे कि सारे नेशनलिस्ट लोग जो हैं, यानी जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सब आपस में बंध जाते हैं। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। यानी रोमांटिसिज्म यानी क्या हुआ कि एक तरह से कल्चरल मूवमेंट हुआ, यानी कि एक संस्कृति को लेके आपके अंदर एक प्रेम की भावना आएगी जो आपको आपके देश से जोड़ने का काम करेगी। रोमांटिक आर्टिस्ट्स, पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग। सिंपल सी बात है। देखिए जब प्यार होता है तो प्यार में आप कोई भी तर्क वितर्क नहीं सोचते, आप सिर्फ जो मन कहता है उसकी बात सुनते हैं। लाइक वाइज यहाँ पर भी जब आपको किसी देश, अब यहाँ पे आपको किससे प्यार करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अपने सोच लीजिए। यहाँ पर जो प्यार कर रहे हैं वो अपने देश से कर रहे हैं, अपने देश के कल्चर से कर रहे हैं, है ना। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स हैं या पोएट्स हैं वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने लगे किस चीज़ को? अगर कोई कारण देता है ना, साइंस विज्ञान की कोई परिभाषा देता है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई इन सबको छोड़ो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। किस पे ध्यान दो? इमोशंस पे ध्यान दो, इंट्यूशन पे, यानी कि अंदर से क्या भावना निकल के आ रही है, मिस्टिकल फीलिंग्स पे, है ना। तो यानी कि भावनाओं पे, अंतर्ज्ञान पे या रहस्य में भावनाएं जो हैं इन पर ध्यान केंद्रित करो। जो आप साइंस की बातें बताते हो या जो भी आप चीज़ें बता रहे हो, यानी कि हम अगर ये कहें कि भाई ये सब लोग एथनिसिटी के लोग हैं, साइंस ये कहता है, रेस एक कॉन्सेप्ट है, रेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले आओ, तो रोमांटिक जो नेशनलिस्ट थे या जो रोमांटिक लवर्स थे उस टाइम के, उन्होंने साइंस को तो इतनी ग्लोरिफिकेशन नहीं दी, रीज़न को इतना, जो अगर कोई आप कारण बताते हो कि भाई ये यूनाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई कारण है, उस कारण को इन्होंने मानने से मना कर दिया। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। तो उनका मतलब ये था कि आप ये सोच के चलो कि हम एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज हैं, यानी कि हमारे पास जो है एक शेयर्ड है, यानी कि वो चीज़ें सब में बटेंगी, और एक कलेक्टिव हेरिटेज है, यानी कि सबके पास जो वो हेरिटेज है, यानी जो विरासत है वो सामूहिक है। ठीक है। अ कॉमन कल्चरल पास्ट, एक सामान्य जो कल्चरल पास्ट है, यानी कि सांस्कृतिक जो अतीत है हमारा, वो सब चीज़ एक सबका सेम है।
एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। तो देश बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। उनका कहना यह था क्या कि हमारी एक कलेक्टिव हेरिटेज है और साथ साथ हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट है, यानी कि जो संस्कृति है हमारी, जो इतिहास है हमारा, वो कॉमन है। देखिए दोनों चीज़ें भारत में भी हैं, है ना। भारत में हमारी कलेक्टिव हेरिटेज है और हमारा कल्चरल पास्ट जो है वो भी कॉमन है। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people। कॉमन पीपल को जर्मनी के जो कॉमन लोग हैं उनको बोला जाता है दास वॉक, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि जो DASVOLK दास वॉल्क है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जर्मनी के जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको ये बोला जाता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। तो जो फोक सॉन्ग्स के वैसे देखिए सभी देशों में सेम चीज़ होती है कि फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, है ना, यानी कि लोकगीत, है ना। फोक का मतलब यहाँ पे लोक है ना, तो लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्य, इन्हीं के माध्यम से जो है सभी लोगों के बीच में एक राष्ट्र की फीलिंग बनाई जाती है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। यानी कि जो इनको कलेक्ट करना है, इनको रिकॉर्ड करना है, इन सभी चीज़ों को, इसी चीज़ से आप नेशनल यानी कि नेशन को, जो देश को जो बनाना है, राष्ट्र को जो खड़ा करना है, लोगों को बांधकर वो कर सकते हैं। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit। देखिए emphasis on vernacular language, vernacular का मतलब होता है कि जो वहाँ की आपकी देसी भाषाएं हैं उनको वर्नैकुलर कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इनको बात कहूँ तो हिंदी और संस्कृत जो है इंडिया की वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हो गई, है ना, ये लोकली बोली जाती हैं। लेकिन इंग्लिश जो है वो इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये बाहर से आई हुई लैंग्वेज है। तो जो वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब हो गया जो आपके रीजन की जो लैंग्वेज है, आपके जो एरिया, आपके जो क्षेत्र की लैंग्वेज है, वो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज है। तो एम्फेसिस दिया जाने लगा। सिंपल सी बात है कि जब भी लोगों के अंदर राष्ट्र बनाने की बात आती है तो राष्ट्र बनता है लोगों की बोलियों से, भाषाओं से, है ना। तो भाषाएं यानी कि जो भाषा, जिस भाषा में आप बोलते हो, वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक देश को बनाने में। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज पे भी एम्फेसिस किया गया एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, और जो वहाँ की लोकली जो फोकलोर हुआ करता था, यानी कि लोक गाथाएं जो हुआ करती थी, उनको इकट्ठा करा जाने लगा। किस लिए? नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो सिंपल सी बात है कि ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही थी? सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही थी कि भाई हमें एंशिएंट नेशनल स्पिरिट लानी है, कि भाई हमारा बहुत पुराना इतिहास है तो इसलिए हम उसको रिवाइव कर रहे हैं या इन सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इसलिए करा जा रहा था जिससे कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं, यानी कि जो आधुनिक उस टाइम के राष्ट्रवाद थे 1800 टाइम के, 1830 1840 के, जिस टाइम पे ये अलग अलग देश आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस टाइम की ऑडियंस को ये बताया जाए कि हमारा कितना ग्लोरिफिकेशन है या हम लोग एक हैं, किस तरह से हम एक हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो फोक गाथाएँ, यानी कि जो लोक गाथाएँ, फोकलोर वगैरह जो सुनाई जानी है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम के लोग इलिटरेट थे, तो वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन के समझ सकते थे। तो इसलिए पहले उनको चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर लोगों का ग्रुप बना बना के उनको सुनाकर समझाया जाएगा। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। ये पोलैंड के केस में बहुत ज़्यादा स्पेशल था, विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। तो देखिए पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए 18th सेंचुरी जब खत्म होने लगी, यानी 1700 के लास्ट में, 1790 1795 के आसपास, उस टाइम में पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए। तो पोलैंड के, अब पोलैंड में जो लोग थे, अब उन लोगों को अगर यूनाइट होना है तो उन लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने की ज़रूरत थी। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव। सिंपल सी बात है, जो लोग हैं भाई, अगर मान लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो आप सुन रहे हैं अभी, जो लोग अगर मान लेते हैं वो उत्तराखंड में रहते हैं, और अगर मैं उनको उत्तराखंड से ले जाकर किसी दूसरे राज्य में रख दूं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उत्तराखंड को भूल जाएंगे, है ना। आप थोड़ा थोड़ा तो उत्तराखंड को अपनी बातों में याद रखेंगे। अगर आप उत्तराखंड के कुछ प्लेसेस पे विजिट किया है तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने वहाँ पे विजिट किया था, वो जगह इतनी अच्छी है। तो लाइक वाइज जो पोलैंड में रहा है, जहाँ पे उसका घर है, अगर उसके घर को अगर वहाँ पे बंटवारा कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि भाई आप जो है अब दूसरी टेरिटरी में हैं और या आप पोलैंड देश के नहीं हैं, तो आप फिर भी कोशिश करेंगे कि आप पोलैंड को एक वापस यूनाइट करवा दें, यानी जो देश जिसमें आप रह रहे हो XYZ, उसको आप यूनाइट करवा दें और आप उसी देश के कहे जाने लगें जिससे आप बिलोंग करते थे बाय बर्थ। तो करोल कर्पुंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो करोल कर्पुंस्की यानी कि जो पोलैंड के पर्सन थे ये, तो इन्होंने स्ट्रगल को लीड किया ओपेरा से, म्यूजिक से, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड
माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो यानी कि वहाँ के जो डांस हुआ करते थे, कौन कौन से जो लोग नृत्य थे, एक तो पोलोनाइज, पोलैंड का है ये, और मजूरका, तो इनको नेशनल सिंबल बना दिया उन्होंने, एक पूरा राष्ट्र का सिंबल बना दिया कि जहाँ पे भी ये डांस हो रहा है यानी पोलैंड की जो कल्चरल एक्टिविटी थी वो निकल के आ रही है, और पोलैंड चाह रहा है कि वो वापस से यूनाइट हो जाए, जो इन देशों ने, इंग्लैंड, रशिया वगैरह ने इसको तोड़ दिया था। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाषा जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कभी भी राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को जगाने के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज आर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। सिंपल सी बात है, जब रशिया ने, देखिए रशिया ने इसको तोड़ा था, रशिया प्रशिया ने मिलके, ऑस्ट्रिया ने मिलके, तो रशिया ने जब इस पर कब्जा कर लिया तोड़ने के बाद, तो रशियन लोगों ने क्या करना शुरू करा, यानी कि जो रशियन में जो रशिया का जो एम्पायर था उसने क्या करना शुरू करा, पोलैंड के स्कूल्स में से जो पोलैंड वाला हिस्सा जो उन्होंने कब्जाया था उसमें से पोलैंड लैंग्वेज को, यानी कि पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज उन पर थोपने लगे। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया, रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया। 1831 में एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। तो 1831 में एक अपराइजिंग होती है पोलैंड में, पोलैंड के उस रीजन में रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन रशियन गवर्नमेंट अपने आप में इतनी मजबूत थी कि उसने जो है उसको दबा दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो अब जो वहाँ पे क्लर्जी थे, यानी कि जो चर्च में प्रीस्ट हुआ करते थे, चर्च में जो पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने पोलैंड में जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको इस्तेमाल करने लगे। किस चीज़ के लिए? नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। यानी कि हमें अगर विद्रोह करना है, रोकना है रशियंस को, तो हम पोलिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। यानी कि क्लर्जी ने क्या करना शुरू करा, रशिया की जो भाषा थी उसका डिसफेवर करना शुरू कर दिया, उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स। पॉलिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करने लगे चर्च गैदरिंग्स में, यानी जब चर्च में लोग इकट्ठे होते थे तो उन लोगों को भाषण दिया जाता था, उन लोगों को समझाया जाता था, उन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगाई जाती थी, राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो उनके अंदर जगाई जाती थी। तो पॉलिश को इस्तेमाल किया जाता था चर्च गैदरिंग्स में, एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। अब देखिए जितने भी वहाँ पे ये जो क्लर्जी हुए, यानी कि जो पुजारी हुए चर्चों में, तो या तो उन लोगों को जेल में भेज दिया गया जो रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा था, लोगों को रशियन लैंग्वेज में ना प्रीच करके भाषण ना देके पॉलिश लैंग्वेज में भाषण दे रहे थे, तो उनको या तो जेल में डाल दिया गया, या रशिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है जहाँ पे लगभग आप कह सकते हो हर समय बर्फ़ ही पड़ी रहती है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहाँ पर उनको भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट कि आप वहाँ रहें, वहाँ पे ना लोग होंगे ना आप किसी को प्रीच कर पाओगे। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ करने से मना की जाएगी तो आप बार बार वही चीज़ करेंगे अपना रेजिस्टेंस शो करने के लिए कि भाई मैं आपके खिलाफ हूँ, है ना। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे लैंग्वेज के लिए लड़ाई, पुरानी लड़ाई, ये कोई नई लड़ाई नहीं है, पुरानी लड़ाई है ना। भारत में भी ऐसा कई बार देखा गया है, 1956 में भी कई देखा गया, और भी बार में देखा गया है कि लैंग्वेजेस को लेके भारत में कई बार राज्य बने हैं, और लैंग्वेजेस के वजह से कई बार दंगे भी हुए हैं कि हमें नया राज्य बनाना है। या जब भी सरकारों ने कोशिश की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हिंदी एज अ लैंग्वेज को इम्पोज करने की किसी राज्य पे, तो कई राज्यों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की है, कई राज्यों के लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर विरोध किया। तो इंडिया का एग्जांपल आपको पता ही है कि तमिलनाडु जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ में, कि तमिलनाडु जो है वो हिंदी के यूज़ के लिए, हिंदी को यूज़ करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा अपोजिशन में रहता है कि वो उसको वो यूज़ नहीं करेगा। और तमिलनाडु में 2 लैंग्वेजेस चलती हैं, तमिल और इंग्लिश, वो उसी को प्रेफर करेगा। तो अब ये चीज़ भारत में है, और यही चीज़ दुनिया में क्या हो रही है। दुनिया में देखिए पोलैंड वाले किस तरह से, क्योंकि पोलैंड के ऊपर मान लेते हैं तमिलियंस के ऊपर, तमिलनाडु पे अगर हिंदी को इम्पोज कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो ज़बरदस्ती तमिल बोलेंगे, ये कहने के लिए कि हम हिंदी का अपोज कर रहे हैं। तो लाइकवाइज वो यहाँ पे कर रहे थे कि अब पॉलिश के ऊपर अगर रशियन लैंग्वेज को थोप दिया जाए, तो पोलैंड के लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज बोलना शुरू करा कि हम रशियंस के खिलाफ हैं। तो यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें कुछ यूनिकनेस थी, यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि इंसान वही है, उनकी प्रवृत्ति वही है, नेचर वही है। तो जो सब जगह पे हो रहा है वो हमारे यहाँ भी, भारत में भी हुआ है। नेक्स्ट आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यानी कि वहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जब जहाँ पे शांति नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, वहाँ पे हंगर, हार्डशिप्स, पॉपुलर रिवोल्ट ये सब होने ही है, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह तरीके से नहीं होगी, सरकारें काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। जब लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं होगा और लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए पैसा खर्च होगा, तो वहाँ पे दिक्कतें आनी है।
द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s के जो साल थे वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स थी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी लोगों को अपना पेट पालने के लिए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट हाफ यानी 1800 से लेकर 1850 तक के जो साल थे, सो एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। यूरोप में 1800 से लेकर 1850 तक जो जनसंख्या थी वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। लेकिन दिक्कत क्या थी, जनसंख्या तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इतनी तेज़ी से खाने का जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, वो नहीं बढ़ रहा। तो अगर मान लेते हैं आपका खाने का प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, और अगर खाने की डिमांड बढ़ेगी तो खाने का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर खाने का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो खाना कम पड़ने लगेगा, जिससे खाने के प्राइस बढ़ने लगेंगे। जब खाने के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो इन्फ्लेशन होने लगेगा, और इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पर लोगों के अंदर भुखमरी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इन मोस्ट कंट्रीज देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, जो भारत की आज स्थिति भी है कि वहाँ पे जॉब्स पाने के लिए जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चांसेस हैं वो कम है, यानी नौकरियां कम हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी रेलवे का भी आपने सुना होगा, जो रेलवे का केस हुआ कि जॉब्स 30,000 हैं लेकिन जो एप्लीकेंट्स हैं वो 1 करोड़ हैं। तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। भारत में भी आज यही हो रहा है कि गांव से लोग निकल के शहरों में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? जिससे कि उनको शहरों में नौकरी मिल सके, और शहरों में जो शहरों के घर होते हैं, ना तो शहरों में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ समा पाए, लेकिन जब गांव से लोग आ ही रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे? वो सस्ते घर बनाने के लिए स्लम्स में रहने लगते हैं, और स्लम्स में रहेंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। सिंपल सी बात है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे, अब मान लीजिए जो छोटे छोटे निर्माताएं हैं चीज़ों के, वो तो अपने छोटे स्केल पे बना रहे हैं, लेकिन अगर उसके सामने बहुत बड़ी कंपनी अपने मशीन मेड गुड्स से फटाफट सामान मार्केट में निकाल देगी, तो जो छोटा दुकानदार होगा या छोटा जो बिजनेसमैन होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। देखिए, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 के बाद आ गया, तो इंग्लैंड में कोल था, टेक्नोलॉजी थी, तो इंग्लैंड ने कोयले के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तेज़ी से तरक्की स्टार्ट करनी शुरू करी, और पूरे यूरोप पे उसने अपना सस्ता सामान बेचना शुरू कर दिया। तो जब उसने यूरोप में सस्ता सामान बेचना शुरू कर दिया, तो जो यूरोप के दूसरे देशों के प्रोड्यूसर्स थे, तो वो जो चीज़ें बनाया करते थे वो छोटे स्केल पर बनाया करते थे, तो वो चीज़ें महंगी होती थी। इंग्लैंड से जो बनी चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती हैं, मशीन मेड गुड्स हैं, तो लोग इंग्लैंड से बनी चीज़ों को लेने लगे। देखिए, जो कंज्यूमर है उसको ये फ़र्क बहुत कम पड़ता है कि ये जो चीज़ बनी हुई है ये किस देश की बनी हुई है ना, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, या मेड इन वियतनाम है, या मेड इन बांग्लादेश है, ये बहुत कम लोग देखते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो जिन लोगों को मतलब होता है कि जो सस्ती चीज़ होगी हम उसको ही प्रेफर करेंगे। तो सेम चीज़ यूरोप में भी हो रही थी, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मेड इन पोलैंड या मेड इन फ्रांस है, वो ये देखते थे कि सस्ती कौन सी है ना, उनको इससे मतलब नहीं था। तो दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल के मामले में हमेशा ऐसे रहता है, कपड़े के मामले में, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो पूरे यूरोप में जो कपड़ों का कारोबार था वो पार्टली मैकेनाइज था, यानी कि पूरी मशीन से नहीं बनता था। लेकिन इंग्लैंड ने इसके लिए लिवरपूल में था लेकिन सॉल्ट का काम हुआ, मैनचेस्टर में यूरोप ने, लंदन ने, या आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम ने बहुत बड़े स्केल पे कपड़े का काम शुरू किया। और कॉटन जो था, रॉ कॉटन जो था, वो भारत से जाता था, क्योंकि भारत कॉलोनी था उस टाइम पे इंग्लैंड की। तो वहाँ पे भारत में से कॉटन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का रीजन भी इंडिया में ही था उस टाइम पे, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉटन होता था, पाकिस्तान के रीजन में भी और इंडिया के रीजन में भी। तो कॉटन जो था वो यहाँ से जाता था एज अ रॉ मटेरियल, वहाँ पे जाके मैनचेस्टर में जाके यूके में वो फिनिश्ड गुड बन के शर्ट्स बनती थी, उसकी टी शर्ट्स बनती थी, और वो पूरे यूरोप में, भारत में, सब जगह पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई होती थी। तो यानी कि इससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड था उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि फ्री में उसको कॉटन मिल रही है भारत से, और उसका वो क्या कर रहा है, यानी कि उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। सिंपल सी बात है, यूरोप में जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी, है ना, जो राजशाही थी या अभिजात वर्ग था, वो अभी भी पावर में था। तो वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा है, या बहुत ज़्यादा लोगों को उनको पैसा देना है। द राइज ऑफ फूड प्राइसेज और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं आप खाने के दामों में वृद्धि कर देते हैं, या कई साल ऐसा निकल गया, कोई साल जिस टाइम पे फसल खराब हो गई हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, बहुत सारे लोग जो हैं बिल्कुल गरीबी रेखा पे आ जाते थे, पॉपुलिज्म हो जाता था। पॉपुलिज्म का मतलब है जब आप बिल्कुल ही गरीब हो जाता है जो व्यक्ति,
उसको पॉपर बोलते हैं। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, 1848 एक ऐसा ही साल था कि फूड शॉर्टेज हो गई वहाँ पे और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। यानी कि वहाँ पे फ्रांस में इतनी दिक्कतें हो गई कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। देखिए लुई फिलिप वो थे जो 1830 में 1815 से 1830 तक जो बॉर्बन डायनेस्टी के राजाओं को बना के रखा था, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1830 में उसको हटाया गया था और लुइस फिलिपी को बनाया गया था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, की संविधान भी होगा और तुम राजा भी बने रहो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कि आज की तरह से प्रेसिडेंट कहते हो आप। तो लुइस फिलिपी को 1848 में जब वहाँ की स्थिति खराब होती चली गई, उसको भागना पड़ा। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने कहा कि अब हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जब आपका हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला हुआ होता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे भारत एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ कि भारत का जो हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस है, हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस है भारत का राष्ट्रपति का पद, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है। कोई भी नागरिक का मतलब क्या है कि उसकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो बात ठीक है। उसके बाद वो लोकसभा का मेंबर हो सकता हो, और जो भी कंडीशंस हैं कि वो साउंड माइंड का हो, दिमाग सही हो, उसका ये सब चीज़ें हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की, क्या वो रिपब्लिक है? नहीं, वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट प्राइम मिनिस्टर ही है, जो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। लेकिन जो वहाँ का हेड है, टॉप हेड जो होगा, वो एक फैमिली है, राजा या रानी, वही बनते रहते हैं। तो अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। सभी लोगों को वोट डालने का हक मिल गया जो 21 साल से ऊपर थे। लोगों को मतलब है मेल्स, फीमेल्स को अभी भी नहीं मिला। गारंटीड राइट टू वर्क, और लोगों को काम करने का हक मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप लगाई गई कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। 1845 में वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textiles but drastically reduced their payment। 1845 में जो वीवर्स थे, यानी कि जो सिलाई का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे सिलेसिया रीजन के, इटली के। अब आप ये पता करेंगे कि सिलेसिया रीजन इटली का है या सिलेसिया रीजन फ्रांस का है, क्योंकि ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि सिलेसिया जो है वो किस देश के अंदर आता है। तो ये आप बताएंगे ये इटली में आता है या फ्रांस में आता है या किसी और देश में आता है। तो 1845 में जो वीवर्स थे, उन्होंने एक रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि उनको, ठेकेदारों ने उनको, कपड़े बनाने वालों को, उनको कुछ कच्चा माल दे दिया और कहा कि भाई आप इनसे शर्ट बना दीजिए। लेकिन जब बाद में शर्ट्स उन्होंने तैयार करके उनसे पेमेंट लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से, तो उन्होंने क्या करा, उनके पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगा? वाइड स्प्रेड रिवोल्ट होने लगा। चलिए, बाकी 1830 से 1848 तक हमने पढ़ लिया। अब 1848 के बाद आता है रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस आप इनको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, आप सीधे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स से पढ़ लीजिए। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको वीडियो देखने में उनको टाइम स्पेंड हो रहा है, तो सीधे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। नोट्स एक नॉमिनल फी पे आपको दे दी जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे नोट्स भी मिलते हैं आपको, और काफ़ी सारा मटेरियल है उसमें। मैं दे रहा हूँ आपको, उत्तराखंड का सेंसस की PDF है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। चाहे आप एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, चाहे आप अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।